जिसमें अपने वही VYF कंट्रोल मेथड पढ़ा था, फ्रिक्वेंसी का वेरिएशन अपन ने देखा था कि किस प्रकार फ्रिक्वेंसी को चेंज करके और मैं उसकी स्पीड को चेंज कर सकता हूँ। पोल चेंजिंग मेथड पढ़ा था कि भाई चेंजिंग द स्टेटर वाइंडिंग सप्लाई टर्मिनल्स, द नंबर ऑफ पोल्स कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज सो दैट द स्पीड ऑल्सो वेरी। ठीक है, तो स्पीड को भी अपन उसके साथ पोल चेंजिंग के साथ चेंज कर सकते हैं। वोल्टेज कंट्रोल मेथड और रोटर रेजिस्टेंस को चेंज करके अपन ने पढ़ा था। ठीक है, स्टेटर रेजिस्टेंस को चेंज करके अपन ने स्पीड कंट्रोलिंग पढ़ा था। और लास्ट में अपन ने कैस्केड कंट्रोल, इसका स्पीड कंट्रोल का मेथड पढ़ा था कि कैस्केड कंट्रोल के अंदर यदि दो मोटर को मैं एक ही शाफ्ट में मूव कराऊँ, ठीक है, और उनका रोटेशन यदि टॉर्क इस तरह क्रिएट हो रहा है कि वो एक ही डायरेक्शन में टॉर्क यदि क्रिएट हो, तो इसको कम्युलेटिव कैस्केडिंग कह रहे थे अपन। और इस केस में जो स्पीड मिल रही थी मुझे रिजल्टेंट वो मिल रही थी 120F/PA + PV। ठीक है, इसी का सेकंड केस था अपन ने डिफरेंशियल कैस्केडिंग। उसके अंदर अपन ने देखा था कि यदि दोनों मोटर का जो टॉर्क है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, उसको अपन डिफरेंशियली कैस्केडिंग कह रहे थे वो कंडीशन को। और इस कंडीशन के अपन ने अंदर जो अपन ने टॉर्क देखा था वो अपना आया था 120F/PA - PV। तो डिफरेंशियल कैस्केडिंग के केस में अपना टॉर्क की वैल्यू आई थी। ठीक है, इसके बाद अपने दो टॉर्क और कंडीशन में विद द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए एंड विद द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ बी 120F/PA एंड 120F/PV, ये टोटल 4 अपने स्पीड में से कैलकुलेट की थी। तो इस तरह 3 फेज इंडक्शन मोटर है ड्यू टू इट्स एडवांटेजियस स्पीड कंट्रोलिंग। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा इसके एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा इंडक्शन मोटर को काम में लिया जाता है क्योंकि मैं ईजी स्पीड कंट्रोलिंग इसके अंदर कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपन डिस्कस करते हैं कि जो अपन ने दो, मैं कह रहा था कि जो इंडक्शन मोटर है वो अपने 2 टाइप की थी ऑन द बेसिस ऑफ द रोटर स्ट्रक्चर। पहला अपने मैंने बताया था स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरी थी अपनी बाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो बेसिकली इनमें क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसको अपन आज थोड़ा कंपैरिजन अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए कंपैरिजन बिटवीन SCIM एंड SRIM। ठीक है, SRIM को दूसरा नाम मैंने बताया था बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर आप कह सकते हो या बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर अपन SRIM को कहते हैं। और एक है SCIM स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो मैं एक बीच में लाइन खींच देता हूँ जिससे अपन इन दोनों का एक साथ मैं कंपैरिजन इनका कर पाऊँगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं इसके अंदर ले रहा हूँ, ठीक है, SCIM में इधर ले रहा हूँ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में इधर ले रहा हूँ और SRIM का डिस्कशन अपन इस साइड में करेंगे। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है दोस्तों, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को अपन इधर पढ़ेंगे। तो पहला तो मैं इनकी कंस्ट्रक्शन एक बार आपको बता देता हूँ कि इसका जो रोटर की जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह होती है। ठीक है, स्क्वायरल केज का मतलब वो केज का मतलब होता है दोस्तों पिंजरा। ठीक है, तो पिंजरे नुमा इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो पिंजरे नुमा होती है। स्क्वायरल का मतलब गिलहरी को अपन हिंदी में स्क्वायरल बोलते हैं। तो जैसे गिलहरी नहीं देखी आपने, उसमें लाइनिंग होती है दोस्तों, आपने देखा होगा उसके अंदर की जो बॉडी है उस पर लाइनिंग होती है। तो उस टाइप की इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन होती है। दैट्स वाई इस मोटर को मैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के नाम से जानता हूँ। अब इसका जो रोटर है वो देखो कैसा होता है दोस्तों। इसका जो रोटर है ये दोस्तों एंड रिंग्स होती हैं। ठीक है, और जो रोटर है आपका वो इन एंड रिंग्स की हेल्प से ये आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो रोटर है वो इस टाइप का इसका रोटर होता है। ठीक है, ये इसकी आपकी रोटर की शाफ्ट हो गई आपकी। ठीक है, रोटर कर लें इसको।
ये आप देख रहे ये जो है ये एल्यूमिनियम या कॉपर की बार होती है दोस्तों, एल्यूमिनियम या कॉपर की बार होती है इसके अंदर, जो कि एंड रिंग्स के द्वारा क्या रहती है, शॉर्ट सर्किटेड। दीज आर एंड रिंग्स, ठीक है। ये एंड रिंग्स है, आप जो येलो कलर में देख पा रहे हैं दोस्तों, ये एंड रिंग्स होती हैं, दोनों साइड में होती है, इस साइड में भी है और ये इस साइड में भी है, ठीक है। तो बीच में जो एल्यूमिनियम या कॉपर की बार आपको दिख रही हैं, जो नज़र आ रही हैं, ठीक है, यही रोटर कंडक्टर्स क्रिएट करते हैं, यही आपका रोटर कंडक्टर्स कहलाते हैं। ये अनइंसुलेटेड एल्यूमिनियम या कॉपर के बार होते हैं, जो दोनों साइड में एंड रिंग्स के द्वारा क्या रहते हैं, शॉर्ट सर्किट रहते हैं, जिससे ये एक क्लोज पाथ क्रिएट होता है इनका। मैंने बताया था जो रोटर होता है इंडक्शन मोटर का, वो शॉर्ट सर्किटेड रोटर होता है। तो जो शॉर्ट सर्किटिंग या एंड रिंग्स जो हैं, ये इन एल्यूमिनियम या कॉपर बार को शॉर्ट सर्किटेड पाथ क्रिएट कराती हैं। ये जो दिख रही है आपको शाफ्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी शाफ्ट, ठीक है, इसके अलॉन्ग ही घूमता है, ठीक है। थोड़ा सा टिल्ट ये आपको एल्यूमिनियम कॉपर बार बनानी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट शाफ्ट जो एक्सेस है इसकी पैरेलल में नहीं होती है, एग्जैक्ट हल्की सी क्या होती है, आप देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ एंगल पे इनको टिल्ट करके बनाया है, ठीक है। ये टिल्ट बनाते हैं अपन ताकि जो मैग्नेटिक हम है, जो एक्स्ट्रा नॉइज है वाइब्रेशन से मोटर के अंदर, वो क्या हो जाए, मैग्नेटिक हम को रिड्यूस करने के लिए अपन इसको टिल्ट करते हैं, इसको स्क्यूइंग इसको बोलते हैं अपन, ठीक है, स्क्यूड रोटर। स्क्यूड या स्क्यूइंग रोटर का मतलब ये है, मैं स्क्यूइंग क्यों करता हूँ यहाँ पे, ताकि जो इसकी जो लॉकिंग टेंडेंसी है, ठीक है, अपन मैं इस टॉपिक के बाद आगे डिस्कस करूँगा, जो लॉकिंग टेंडेंसी है इसकी, ठीक है, जो स्लॉट्स किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए ये रोटर क्या है, लॉकिंग टेंडेंसी दिखाता है, मतलब जो अट्रैक्शन फोर्स हैं वो उनके कारण ये क्या है, अट्रैक्ट होता है, और ये इसकी स्पीड मतलब घूमता ही नहीं है, ये स्टेशनरी रह जाता है रोटर। तो मोटर का कोई ऑपरेशन नहीं होता है, कोई रोटेशन मोटर के अंदर नहीं आता है उस लॉकिंग टेंडेंसी को, उसको मिनिमाइज करने के लिए अपन इसको स्क्यूइंग करते हैं, स्क्यूड रोटर अपन काम में लेते हैं। दूसरा मैग्नेटिक हमको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये तो होता है आपका स्क्वायरल केज। तो ये केज टाइप का एक पिंजरेनुमा नहीं बन गया दोस्तों, ठीक है, तो पिंजरेनुमा इसकी कंस्ट्रक्शन होती है, इसीलिए इसको मैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में कहता हूँ, ठीक है। अब आइए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, जो मैंने बताई थी, रोटर वाइंडिंग है यहाँ पे, वो जस्ट लाइक ये कैसी होती है, स्टेटर वाइंडिंग की तरह ही होती है। तो यहाँ यदि मैं इसको यहाँ बनाऊँ, ड्रॉ करूँ मैं इसको, सपोज करूँ मैं इसकी स्टार कनेक्टेड में इसकी वो ले लेता हूँ वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग, ठीक है, और यहाँ पे आपकी लगी होंगी स्लिप रिंग्स। सपोज करूँ ये शाफ्ट पे आपकी 3 स्लिप रिंग्स लगी हुई है, ठीक है, ये क्या है, स्लिप रिंग, ठीक है, ये स्लिप रिंग्स है। और ये जो स्लिप रिंग्स हैं, स्लिप रिंग से ये जो है आपकी वाइंडिंग आपकी जुड़ी हुई है, ठीक है। ये जो रोटर वाइंडिंग है, ठीक है, रोटर वाइंडिंग जो है ये आपकी स्लिप रिंग से कनेक्ट है। और यहाँ ये मैंने एक्सटर्नली रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किए हुए हैं, जिनकी वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ, और आगे मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। ये हुआ एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस, ये हुआ आपके एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। ये आपकी शाफ्ट है, ठीक है, दिस इज शाफ्ट एक्सेस, मैं लिख देता हूँ शाफ्ट। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है, ठीक है, उसकी जो वाइंडिंग है वो जस्ट लाइक इसकी स्टेटर वाइंडिंग की तरह ही 3 फेज वाइंडिंग इसकी होती है। और ये जो है ये डिज़ाइन होती है फॉर द सेम नंबर ऑफ पोल, जितने पोल के लिए आपकी स्टेटर वाइंडिंग डिज़ाइन की हुई है, क्योंकि मुझे पता है इंडक्शन मोटर के सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है कि जो उसके नंबर ऑफ स्टेटर पोल है वो उसके नंबर ऑफ रोटर पोल के बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो क्या है, ऑटोमेटिकली क्रिएशन होता है पोल्स का, मैंने बताया था, जो स्टेटर में जितने पोल हैं उतने ही पोल आपके इस स्क्वायरल केज रोटर पे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। तो आप यदि स्टेटर के पोल चेंज करोगे तो इसके भी पोल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो वाइंडिंग है ये
बिल्कुल सेपरेट है, अलग ही बाइंडिंग है ये, और ये भी डिजाइनिंग के समय ही डिसाइड हो जाता है कि ये कितने पोल के लिए मैंने डिजाइनिंग की है। तो मैं ये ध्यान रखता हूँ जब भी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में डिज़ाइन करूँगा तो मैं ध्यान रखूँगा कि स्टेटर में जितने पोल के लिए आपने स्टेटर को डिज़ाइन किया है उतने पोल के लिए ही आपको रोटर को भी डिज़ाइन करना होगा। तो द वाइंडिंग जस्ट सिमिलर टू द स्टेटर वाइंडिंग, 3 फेज वाइंडिंग, और बाय द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स, ठीक है, स्लिप रिंग्स, सॉरी, बाय द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स मैंने कनेक्शन कर दिया है। दीज आर द रोटेटिंग पार्ट, ये जो पार्ट है ये क्या है, रोटेटिंग है, तो रोटर के साथ रोटेट कर रहा है, और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है क्या है, स्टेशनरी। तो मैं कह सकता हूँ कि स्लिप रिंग्स क्या करेंगी, इन स्टेशनरी पार्ट और रोटेटिंग पार्ट के बीच में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाने का कार्य करेंगी। तो मैंने क्या किया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस रोटर सर्किट में मैं फेड करा सकता हूँ, इसके लिए मैंने स्लिप रिंग काम में लिए हैं। जो भी डिजायर्ड वैल्यू रोटर रेजिस्टेंस की मैं यहाँ से इनको चेंज कर सकता हूँ, इनको मैं वैरी यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो मेन डिफरेंस हुआ इनके बीच में, इनकी कंस्ट्रक्शन के आधार पर मैंने बताया था कि बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ मैं कोई रोटर सर्किट का रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं लिख ही देता हूँ दूसरा पॉइंट, रोटर रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस जो है एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस, मैं एक्सटर्नल कह रहा हूँ, इंटरनल तो कुछ ना कुछ होगा इसका, एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस can't be inserted, ठीक है, इसमें मैं रोटर रेजिस्टेंस इंसर्ट नहीं कर सकता, जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस कैन बी इंसर्टेड, एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस इसके अंदर मैं इंसर्ट करा सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स के द्वारा मैं एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐड करा सकता हूँ, ठीक है। थर्ड, अगली जो हेडिंग है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क रहेगा दोस्तों वो क्या होगा, मीडियम। स्टार्टिंग टॉर्क या लो बनेगा, मैं लो कह सकता हूँ, ठीक है। मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ तो इसके कंपेरिजन में इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होगा, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो इसके कंपेरिजन में हाई होगा। स्टार्टिंग टॉर्क हाई, तो मैंने बताया था जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो रोटर सर्किट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अपन ने स्टार्टिंग टॉर्क देख सकते हैं कि मैंने बताया था रोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो रोटर सर्किट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, रोटर सर्किट रेजिस्टेंस को बढ़ा के, ठीक है, इसकी वैल्यू इंक्रीज करके मैं इसके स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं इंसर्ट ही नहीं करा सकता। तो जो इसका जो प्री डिफाइंड जो रेजिस्टेंस है उसी के अकॉर्डिंग इसका क्या बनेगा, इसका स्टार्टिंग टॉर्क बनेगा। तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो बनेगा वो कंपेरेटिवली इसके SRIM मोटर के कंपेरिजन में क्या होगा, कम होगा, स्टार्टिंग टॉर्क इसका कम होगा, ठीक है। अगला पॉइंट यदि मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये जो मैंने बताया था जो एल्यूमिनियम या कॉपर अनइंसुलेटेड, एल्यूमिनियम या कॉपर की बार होती है इसके अंदर, अनइंसुलेटेड एल्यूमिनियम और कॉपर बार which are short circuited by hand rings are called rotor conductor, ठीक है। जो अनइंसुलेटेड एल्यूमिनियम कॉपर की बार हैं वही क्या कहलाती हैं, आपकी रोटर कंडक्टर कहलाती हैं, जो कि शॉर्ट सर्किटेड रहती हैं, किससे, एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किटेड रहती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, रोटर वाइंडिंग इज सिमिलर टू द स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग इज सिमिलर टू स्टेटर वाइंडिंग, रोटर वाइंडिंग है वो स्टेटर वाइंडिंग से सिमिलर होती है। थ्री फेज आपकी स्टेटर वाइंडिंग है, तो जो रोटर वाइंडिंग है वो भी क्या होगी, 3 फेज की आपकी 3 फेज रोटर वाइंडिंग जस्ट सिमिलर होगी, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला लें अपन फिफ्थ, तो ये इस टाइप का जो रोटर है, ठीक है, स्क्वायरल के इस टाइप का, ये यदि मैं कंपेयर करूँ आपके SRIM वाले रोटर से, तो ये क्या होता है, चीपर होता है, चीपर देन SRIM। जबकि यहाँ क्या है, देखो यहाँ रोटर पे मुझे अलग से वाइंडिंग करनी पड़ रही है, ठीक है, स्लिप रिंग मुझे काम में लेना पड़ रहा है,
तो ये जो अरेंजमेंट है ये मुझे कॉस्टली पड़ेगी, ठीक है, कंपेयर करूँ मैं कैसे SCIM, ठीक है, कॉस्टली, ये कॉस्टली होगा, ये रोटर जो होगा कॉस्टली होगा, ठीक है, ये चीपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला यदि मैं बात करूँ लॉसेस की, ठीक है, तो जो रोटर कॉपर लॉसेस हैं वो इसके अंदर कम होंगे क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। रोटर कॉपर लॉसेस जो है वो क्या होंगे, लेस। यहाँ चूँकि मैंने एक्सटर्नली रेजिस्टेंस भी इंसर्ट कराया हुआ है तो उसके कारण जो इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस आएगा वो ज़्यादा आएगा। रोटर रेजिस्टेंस लार्ज, इसका जो रोटर रेजिस्टेंस होगा वो SCIM के कंपेरिजन में ज़्यादा होगा। यदि रोटर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो जो कॉपर लॉसेस हैं, ठीक है, कॉपर लॉसेस क्या हो जाएंगे, कॉपर लॉसेस मोर, कॉपर लॉसेस हैं ज़्यादा या कॉपर लॉसेस कम, तो एफिशिएंसी क्या होगी इसकी एफिशिएंसी हाई होगी। मैं यदि कंपेयर करूँ सेम पावर आउटपुट के लिए तो SCIM की जो एफिशिएंसी आएगी, ठीक है, एफिशिएंसी इसकी हाई होगी और इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो लेस होगी, ठीक है। इस टाइप की जो मोटर की जो एफिशिएंसी होगी वो लेस होगी। यदि सेम पावर आउटपुट की यदि मैं बात करता हूँ, सेम रेटिंग की यदि बात करता हूँ तो SCIM की एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। अगला पॉइंट की यदि मैं बात करूँ ये जो है चीपर रोटर होने के कारण, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन होने के कारण 95% एप्लीकेशन, जो टोटल जो इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशन है उसका 95% जो एप्लीकेशन है यूज दिस टाइप ऑफ रोटर, ठीक है। 95% एप्लीकेशन में स्क्वायरल केस टाइप का रोटर आपका काम में लिया जाता है क्योंकि चीपर है, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है, कोई भी एडिशनल रेजिस्टेंस मुझे कनेक्ट करना नहीं है। केवल एक डिसएडवांटेज इसका क्या है कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा इन कंपेरिजन टू SRIM मोटर। इसका जो है स्टार्टिंग टॉर्क क्या है आपका ज़्यादा था, वो आपने रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा के स्टार्टिंग टॉर्क को ज़्यादा कर लिया, ठीक है। तो इनको केवल मैं कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस ही हैं जहां मुझे स्टार्टिंग में हाई टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी, तो ओनली 5% एप्लीकेशंस में, ओनली 5% एप्लीकेशन यूजेज ओनली 5% एप्लीकेशन यूजेज दिस टाइप ऑफ रोटर, केवल 5% जो एप्लीकेशंस है वो इस टाइप का रोटर आपका काम में लेंगे, ठीक है। ओनली 5% एप्लीकेशन यूजेज दिस टाइप ऑफ रोटर और 95% एप्लीकेशन इस टाइप का रोटर आपका काम में लेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि जो इसके अंदर क्या होगा कि जो स्लॉटेड स्क्यूड रोटर अपन काम में ले रहे थे, ठीक है। इसका एक डिसएडवांटेज और क्या है, यहाँ क्या है आपका जो लो स्टार्टिंग टॉर्क है उसकी वजह से यहाँ कॉगिंग एंड क्रॉलिंग फिनोमेना भी यहाँ पे होंगी, ठीक है। कॉगिंग एंड क्रॉलिंग, ठीक है। ये दो फिनोमेना आपके इस टाइप में आएंगे क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग टॉर्क आपका क्या है, कम है, यहाँ ये डोमिनेंट नहीं होंगे, ठीक है, नॉन डोमिनेंट। यहाँ ये दो फिनोमेना है, ये डोमिनेंट, अब अपन पढ़ेंगे क्या होते हैं कॉगिंग एंड क्रॉलिंग, ठीक है। तो ये जो यहाँ डोमिनेंट होंगी और ये यहाँ डोमिनेंट इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। स्क्यूड रोटर अपन यहाँ पे काम में लेते हैं, स्क्यूड रोटर SKE, स्क्यूड रोटर अपन यहाँ काम में लेते हैं, या स्क्वीन SKEWI, ठीक है। ये क्यों काम में लेते हैं यहाँ पे, ताकि टू रिड्यूस मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म को कम करने के लिए, और जो इनकी जो लॉकिंग टेंडेंसी है उसको रिड्यूस करने के लिए, टू रिड्यूस लॉकिंग टेंडेंसी, लॉकिंग टू रिड्यूस लॉकिंग टेंडेंसी बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, ठीक है। तो ये लॉकिंग टेंडेंसी जो होती है ये कब होती है दोस्तों, ये जब आप जो नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं रोटर और स्टेटर के बीच में यदि वो सेम है या वो कुछ इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं, तो ये क्या है, ये रोटर जो लॉकिंग टेंडेंसी दिखाता है और ये स्टार्ट ही नहीं होता है, ठीक है। इसी को मैं अब आगे पढ़ेंगे अपन, इसी को अपन फॉगिंग फिनोमेना के नाम से भी इसको जानेंगे, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में दोस्तों।
कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है और स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है वो किस तरह, इनमें क्या डिफरेंस इनके अंदर होता है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे पहले तो मैंने कंस्ट्रक्शन व्यू इनका बताया। एल्यूमिनियम कॉपर की बाहर होती है, इन्हीं को रोटर कंडक्टर अपन कहते हैं, जो कि एंड रिंग्स के साइड में दोनों के शॉर्ट सर्किट होती है, जबकि यहाँ स्टेटर वाइंडिंग की तरह आपकी वाइंडिंग होती है। और स्लिप रिंग की हेल्प से मैंने इनमें एक्सटर्नल कुछ रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस इंसर्ट कराया हुआ है, ताकि यहाँ से मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा के और इसकी जो स्टार्टिंग टॉर्क है या जो भी मैं स्पीड में कुछ इसकी जो परफॉर्मेंस है वो उनको मैं चेंज यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस इसमें इंसर्ट मैं नहीं करा सकता एक्सटर्नल, जबकि इसके अंदर एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस इंसर्ट कराया जा सकता है। स्टार्टिंग टॉर्क इसका लो है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई है। इसमें जो एल्यूमिनियम कॉपर बार होते हैं अनइंसुलेटेड, वही क्या होती हैं, आपके रोटर कंडक्टर कहलाते हैं, जबकि यहाँ जो रोटर वाइंडिंग है वो सिमिलर टू स्टेटर वाइंडिंग आपकी होती है। ये चीपर होता है SRIM के कंपैरिजन में, और वो लॉसेस यहाँ कम है तो एफिशिएंसी आपकी हाई हो जाएगी। वहाँ केवल 95% एप्लीकेशन में स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर काम में आएगा, क्योंकि रोबस्ट और सिंपल कंस्ट्रक्शन है और चीपर भी है, तो सबसे ज़्यादा मैं यही काम में लूँगा। जबकि ये जो एप्लीकेशन है केवल वही काम में लेंगे जहाँ मुझे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की आवश्यकता पड़ेगी। तो एप्लीकेशन भी ऐसी हैं जहाँ स्लिप रिंग टाइप की मोटर काम में ली जाती है। ठीक है, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग यहाँ डोमिनेंट होंगे, क्योंकि आपका स्टार्टिंग टॉर्क है देखेंगे। ठीक है, कॉगिंग या और इसको कम करने के लिए अपन स्क्यूड रोटर अपन करेंगे टू रिड्यूस मैग्नेटिक हम एंड टू रिड्यूस ब्लॉकिंग टेंडेंसी। को रिड्यूस करने के लिए अपन स्क्यूड रोटर, जो अपन ने कुछ एंगल से उनको टिल्ट किया है, जो शाफ्ट एक्सिस है उस पर कुछ एंगल पे अपन उसको लगाते हैं, इसी को अपन स्क्यूइंग या स्क्यूड रोटर के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बेसिक सा कंपेरिजन हुआ बिटवीन स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना एक कंपैरिजन अपन ने पढ़ा था SCIM और SRIM के बीच में, एक छोटा सा, कि किस तरह इन दोनों को अपन कंपेयर कर सकते हैं। अब एक होता है दोस्तों कि मेरे पास स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर है, जिसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो एक अपन इसके अंदर क्या करते हैं कि डबल केज इंडक्शन मोटर भी अपन एक बनाते हैं। तो डबल केज इंडक्शन मोटर के अंदर क्या होता है, अपन जो अपना जो सिंगल केज है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर, उसमें एक इनर केज और एक आउटर केज, दो केज अपन इस तरह बनाते हैं कि उसका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो हाई हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कि जो इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि अपन ने ज़्यादा रखी तो जो उसका स्टार्टिंग टॉर्क है वो आपका ज़्यादा बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें डबल केज इस तरह कंस्ट्रक्शन करता हूँ कि मैं उसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो क्या कर लूँ, वो बढ़ा लूँ। ठीक है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या रहेगा कि जब आप रनिंग कंडीशन की बात करोगे तो वहाँ मुझे कम रेजिस्टेंस की आवश्यकता है। यदि मुझे बेटर ऑपरेशन, स्टेबल ऑपरेशन चाहिए, तो आप रनिंग कंडीशन में चाहते हैं कि आपका रेजिस्टेंस कम रहे, क्योंकि उससे आपके कॉपर लॉसेस कम होंगे और आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो मुझे स्टार्टिंग के अंदर ही केवल हाई रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर हाई रेजिस्टेंस मिलेगा तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका बढ़ जाएगा। रनिंग कंडीशन में आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रेजिस्टेंस की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आपको स्टेबल ऑपरेशन प्राप्त हो चुका है। तो एक कंपैरिजन अपन और पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर अपन सिंगल केज या जो नॉर्मल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर अपन ने पढ़ी थी और डबल केज टाइप की इंडक्शन मोटर, इन दोनों का अपन एक कंपैरिजन पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में क्या बेसिक सा डिफरेंस होता है, सिंगल केज एंड डबल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि सिंगल केज और डबल केज इंडक्शन मोटर मैंने एक इनका कंपैरिजन यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये सिंगल केज इंडक्शन मोटर और ये डबल केज इंडक्शन मोटर। इनका जो रोटर कंस्ट्रक्शन मैंने ये बनाई है, इनका जो रोटर का जो कंस्ट्रक्शन होगा, सिंगल केज के अंदर क्या होगा, ये जो आपका रोटर का जो रोटर आयरन है, ठीक है, रोटर का आयरन है, तो ये एक सिंगल केज फॉर्म करेगा। मतलब ये जो केज होगा ये केवल एक सिंगल केज यहाँ पे फॉर्म करेगा, जो अपन ने अभी पढ़ा था स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर। ठीक है, सिंगल केज फॉर्म करेगा। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो केज है वो आपका दो पार्ट में यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये आपका रोटर का जो आयरन वाला पार्ट है, तो एक तो आपको अपर केज दिख रहा है, एक यहाँ पे क्या है, लोअर केज। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका अपर केज वाला हिस्सा है और ये वाला हिस्सा है जो आपका लोअर केज वाला हिस्सा आपको शो हो रहा है। बीच में इन दोनों के एयर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक एयर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। ठीक है, एयर दोनों के बीच में प्रोवाइड कराई है बिटवीन द अपर केज एंड लोअर केज। ठीक है, लेकिन इससे क्या होगा, जो मैंने दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में इसको बनाया है,
इससे इसका लीकेज रिएक्टेंस इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और लीकेज रिएक्टेंस इसका बढ़ गया तो इसका जो पावर फैक्टर होगा इसके कंपेरिजन में वो क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। चलिए अपन एक एक करके इसके पॉइंटों को डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। हाई स्टार्टिंग करंट, इसमें मैंने बताया ही था आपका जो स्टार्टिंग करंट है वो हाई होता है, और स्टार्टिंग करंट हाई है, और स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो सिंगल केज के अंदर लो है, तभी तो मैं डबल केज बना रहा हूँ। स्टार्टिंग टॉर्क मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। तो डबल केज के अंदर आपको जो स्टार्टिंग टॉर्क मिलेगा दोस्तों, वो हाई स्टार्टिंग टॉर्क आपको यहाँ मिलेगा। स्टार्टिंग करंट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, मैंने बताया था कि यहाँ अपन इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा चुके हैं। तो रोटर रेजिस्टेंस यदि बढ़ गया तो करंट क्या होता है आपका, वी बाई जेड, और जेड के अंदर आपका रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, रोटर रेजिस्टेंस वाला पार्ट है। तो यदि आपने रेजिस्टेंस इंक्रीज कर लिया, ये अपन ने उसके अंदर भी पढ़ा था जब अपने स्टार्टिंग मेथड पढ़ रहे थे कि रोटर रेजिस्टेंस से भी मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार्टिंग करंट को लिमिट कर सकता हूँ। तो वहाँ अपन क्या कर रहे थे, रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे थे। तो यहाँ मैंने कैसे बढ़ाया है, बाई यूजिंग द डबल केज कंस्ट्रक्शन करके मैंने इसके इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस को बढ़ाया है। तो उससे लो स्टार्टिंग करंट मिला, और रोटर रेजिस्टेंस बढ़ने से स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, हाई हो जाता है, ये अपने ग्राफ से देखा था, ठीक है। जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस कम है आपका, तो हाई स्टार्टिंग करंट होगा, और जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो लो होगा, ठीक है। तो देखिए इफेक्टिव जो रोटर रेजिस्टेंस है वो लो है, तो द लो रोटर हीटिंग एट स्टार्टिंग, तो यहाँ स्टार्टिंग में जो रोटर हीटिंग है वो भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आई स्क्वायर लॉसेस भी वहाँ क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। जबकि मैं डबल केज के अंदर बात करूँ तो इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस इज हाई, सो लार्ज रोटर हीटिंग एट स्टार्टिंग। यदि मैं रोटर हीटिंग की बात करूँ, आई स्क्वायर आर लॉसेस की यदि मैं बात करूँगा, तो आपके डबल केज के अंदर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपने इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस को डबल केज कंस्ट्रक्शन काम में लेके बढ़ा दिया है। तो ये बढ़ने से आपका आई स्क्वायर आर लॉसेज भी यहाँ पे बढ़ेंगे। तो जो रोटर हीटिंग होगी वो आपकी डबल केज के अंदर ज़्यादा होगी, सिंगल केज के अंदर कम होगी, ठीक है। तो ये मैंने बताया था अभी, आपका रेजिस्टेंस कम है तो लो कॉपर लॉसेस होंगे, और इसकी वजह से एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी आपकी, हाई। एफिशिएंसी आपकी मिल जाएगी। यहाँ क्या है, द हाई रेजिस्टेंस ऑफ आउटर केज इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस ऑफ रोटर, सो फुल लोड कॉपर लॉसेस मैंने बताई था ये। रेजिस्टेंस आपका हाई हो गया, तो आपके जो इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस हाई होने से आपका जो कॉपर लॉसेस हैं आपके, ठीक है, जो कॉपर लॉसेस हैं वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और कॉपर लॉसेस ज़्यादा होंगे तो एफिशिएंसी तो डाउन होनी ही है, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, यहाँ डाउन हो जाएगी। तो यहाँ आपको जो एफिशिएंसी मिलेगी वो कंपैरेटिवली ज़्यादा एफिशिएंसी आपको प्राप्त होगी। ठीक है।
पुल आउट टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो वो यहाँ स्मॉल होंगे, क्योंकि रनिंग कंडीशन में ये जो मोटर ये इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ये स्टेबल रनिंग कंडीशन में नहीं होगा। ये इसका जो पुल आउट टॉर्क है वो आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, पुल आउट टॉर्क या जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो डबल केज इंडक्शन मोटर का लो होगा, सिंगल केज इंडक्शन मोटर का जो पुल आउट टॉर्क है वो ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करें, चीपर है ये, ठीक है, ये तो सस्ती होगी, एक ही केज काम में ले, यहाँ डबल केज काम में लेने से इसकी जो कॉस्ट है वो 20 to 30% ज़्यादा होगी सिंगल केज मोटर के कंपैरिजन में। ठीक है, तो डबल केज वाली मोटर है अपने जो कॉस्ट को कितनी बढ़ा रही है, सिंगल केज से इसकी कॉस्ट कितनी है, 20 to 30% इसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस बीच में एयर गैप आने से क्या हो गया, लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा हो गया, तो पावर फैक्टर इसका क्या होगा, लो होगा। ठीक है, मैंने बताया था लीकेज रिएक्टेंस आपका जो लीकेज फ्लक्स है उसके कारण क्या होगा, ज़्यादा होगा, लीकेज फ्लक्स बढ़ जाएगा आपका दोनों के बीच में, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा, पूरा एक ही आयरन है तो जो रिलक्टेंस है उसकी वैल्यू लो रहेगी, तो जो लीकेज फ्लक्स है वो कम होगा, और लीकेज फ्लक्स यदि कम होगा तो जो पावर फैक्टर है वो आपको हाई पावर फैक्टर यहाँ पे प्राप्त होगा, क्योंकि डबल केज के अंदर लीकेज रिएक्टेंस ज़्यादा होने के कारण आपका जो पावर फैक्टर है वो आपको लो यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके अंदर यदि बात करें दोस्तों कि जो अपर केज और जो लोअर केज दो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थी, उनके रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को थोड़ा सा ध्यान रखो। तो अपर केज वाला जो है आपका पार्ट केज का, उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, हाई है लोअर केज के कंपैरिजन में, जबकि जो अपर केज का जो रिएक्टेंस है वो लो है लोअर केज रिएक्टेंस के कंपैरिजन में। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि आर जो है रेजिस्टेंस अपर केज का ज़्यादा है, और क्या था, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, डबल केज इंडक्शन मोटर में अपर केज का रेजिस्टेंस क्या होता है, लोअर केज का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आर अपर केज का ज़्यादा होगा लोअर केज का, क्योंकि रोटर रेजिस्टेंस है तो इसको मैं R2 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जबकि रिएक्टेंस की मैं बात करूँ तो X2 अपर उल्टा हो गया, कम होगा किससे, X2 लोअर से। ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिएक्टेंस है, लीकेज रिएक्टेंस जो है वो अपर केज का लो है इन कंपैरिजन टू लोअर केज। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे थे, ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे थे ये आपका अपर केज था, ये आपका लोअर केज था, लीकेज रिएक्टेंस इसका ज़्यादा था। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका रिएक्टेंस ज़्यादा है, ये आपको ध्यान है। लोअर केज का रिएक्टेंस क्या है आपका, ज़्यादा है, लोअर केज का रिएक्टेंस ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अपर केज रिएक्टेंस। ये दो चीज़ें आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखनी। एक ये भी पूछ लेता है कई बार कि जो यदि मैं इसका रेशो निकालूँ X2 अपर अपॉन R2 अपर, एक निकालूं X2 लोअर अपॉन R2 लोअर, कौन सी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी बताइए, कौन सी वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। देखो X2 अपर कम है और R2 अपर ज़्यादा है, तो कम में और ज़्यादा का भाग देंगे तो ये वैल्यू और भी क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। जबकि X2 लोअर जो है वो आपका पहले से ज़्यादा है और R2 लोअर पहले से कम है। ठीक है, तो कम से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। तो मैं कह सकता हूँ जो x/r है, ठीक है, जो x/r आपको मिलेगा अपर केज का, वो लोअर केज के कंपैरिजन में आपको कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेन इसका एडवांटेज यही है डबल केज इंडक्शन मोटर काम में लेने का, कि यहाँ जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो आपको ज़्यादा मिल जाता है, और रनिंग कंडीशन में आपका जो टॉर्क है वो भी आपको अच्छा मिलता है कंपेयर टू सिंगल पे। जिसको अपन एक टॉर्क के डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, मैं एक टॉर्क की कंडीशन इसमें एक लेके चल रहा हूँ दोस्तों। टॉर्क से अपन इसको समझते हैं कि किस तरह ये अपर केज और लोअर केज आपका वर्क करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ मैंने एक टॉर्क सेल्फ कैरेक्टरिस्टिक बनाई है।
टॉर्क सेलेक्ट, शायद से ना आपको दिख नहीं पा रहा होगा, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, टॉर्क सेलेक्ट कैरेक्टरिस्टिक में देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो यदि मैं बात करूँ दोस्तों, आपको ये पिंक वाला ग्राफ दिख रहा है जो कि मैंने बनाया हाई रोटर रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। ये है आपका हाई रोटर सर्किट रेजिस्टेंस की यदि वैल्यू हाई है तो जो स्टार्टिंग टॉर्क है, ये आप देख पा रहे हो स्टार्टिंग टॉर्क तो ज़्यादा मिला है, और यहाँ पे जाके ये आपका ये NS के बराबर हो गया। स्पीड जो है ये आपकी स्पीड है और स्लिप इसके अपोजिट चल रही है, ठीक है। यदि मैं लो रोटर रेजिस्टेंस के लिए डिजाइन करूं, ठीक है, लो रोटर रेजिस्टेंस, ये रहा आपका रोटर रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लो करते हैं तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क तो क्या मिला आपको, कम मिला, लेकिन रनिंग कंडीशन में टॉर्क क्या मिला आपको, ज़्यादा अच्छा मिला, ठीक है। अब यदि इधर की बात करें इस साइड की, तो यहाँ आपका जो येलो वाला जो ग्राफ मिला है इसका जो टॉर्क है वो ज़्यादा है कंपेरिजन टू पिंक जो ग्राफ आपने काम में लिया है। तो यदि मुझे डिजायर्ड वैल्यू चाहिए, ठीक है, अब मुझे डिजायर्ड वैल्यू क्या चाहिए कि मेरा स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़िया हो जाए, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैंने डॉटेड लाइन, ब्लू वाली जो डॉटेड लाइन बनाई है, ब्लू वाली जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो पीले वाले से तो ज़्यादा है, मतलब लो रेजिस्टेंस जो ऑपरेशन था उससे तो क्या है मुझे ज़्यादा मिला, लेकिन रनिंग कंडीशन में पिंक वाले ग्राफ से अच्छा है। तो एक इंटरमीडिएट वैल्यू मुझे प्राप्त यहाँ पे होती है डीप बार रोटर की यदि मैं बात करूँ, ठीक है। तो ये जो मिलेगा ये ग्राफ मुझे डीप बार रोटर की मैं बात कर रहा हूँ, डीप बार रोटर, ठीक है दोस्तों। ये डबल गेज इंडक्शन मोटर का फ़ायदा होता है कि आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ गया और यहाँ पे जो रनिंग में परफॉर्मेंस भी है वो आपको ज़्यादा बेटर मिली, ठीक है। तो मेरे को सिंपल सा यदि शब्दों में बताऊँ दोस्तों, अपन को जो इंडक्शन मोटर का अच्छा ऑपरेशन तब मिलेगा जब आप स्टार्टिंग में तो आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रोटर का और रनिंग कंडीशन में आपका रोटर का रेजिस्टेंस कम हो जाए, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे 2 केज काम में लिए हैं। ये चीज़ आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे दोस्तों, ठीक है। मैंने जो 2 केज काम में लिए हैं, एक तो इनर केज, ठीक है, एक तो इनर केज है और एक आपका आउटर केज है। तो जो इनर केज है ये है आपका, इससे जो आपको स्टार्टिंग टॉर्क मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है आपका, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क आपका कम मिल रहा है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है वो क्या है, कम है, ठीक है। मैं आउटर केज की बात करूँ जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आउटर केज के कारण आपको जो स्टार्टिंग टॉर्क मिला वो क्या मिला, ये मिला आपको, स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा मिला। लेकिन आप रनिंग में परफॉर्मेंस देख पा रहे होंगे कि जिसका रेजिस्टेंस कम है उसकी रनिंग परफॉर्मेंस मुझे ज़्यादा अच्छी मिल रही है बजाय हाई रेजिस्टेंस वाले केज के कंपैरिजन में। तो रनिंग परफॉर्मेंस तो कम रेजिस्टेंस वाले की ज़्यादा है और स्टार्टिंग परफॉर्मेंस हाई रेजिस्टेंस वाले की ज़्यादा है। तो मुझे इन दोनों को यूज में लेना, मुझे रनिंग में तो हाई रेजिस्टेंस चाहिए, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में तो मुझे हाई रेजिस्टेंस चाहिए क्योंकि मुझे हाई टॉर्क चाहिए, ठीक है, जबकि रनिंग में मुझे लो रेजिस्टेंस पे हाई टॉर्क मुझे मिलता है। तो यदि मैं इन दोनों का रिजल्टेंट बनाऊँ, डबल केज टॉर्क यदि मैं बात करूँ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे क्या मिलेगा, ये दोनों ऐड हो गए आपका यहाँ बन जाएगा टी स्टार्टिंग, ठीक है, रिजल्टेंट इसको दर्शाऊँ तो यहाँ भी परफॉर्मेंस बढ़ गई आपकी स्टार्टिंग में और रनिंग कंडीशन में भी आपकी परफॉर्मेंस बढ़ चुकी है। तो आप देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कंडीशन में आपको बेटर परफॉर्मेंस टॉर्क यहाँ पे प्राप्त होगी, आपको स्टार्टिंग टॉर्क भी ज़्यादा मिला और रनिंग कंडीशन में भी आपको बेटर ऑपरेशन मिला। तो ये फ़ायदा है दोस्तों डबल के रोटर का ओवर सिंगल के रोटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ आपके क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता है कई बार, मैंने अभी कंपेरिजन में बताया था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, जो अपर केज है इसका रेजिस्टेंस आपका हाई होता है लोअर केज के कंपैरिजन में और अपर केज का जो रिएक्टेंस है वो लो होता है लोअर केज के कंपैरिजन में। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये है आपका कंपैरिजन बिटवीन अपर केज एंड लोअर केज इन दोनों के बीच में, ठीक है दोस्तों। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग फिनोमेना, ठीक है। कॉगिंग एंड क्रॉलिंग फिनोमेना, ठीक है। इंडक्शन मोटर के अंदर ये दो फिनोमेना, दो घटना होती है आपकी, कॉगिंग एंड क्रॉलिंग। तो मोस्ट डोमिनेंट ही है किसके अंदर, SCIM के अंदर। मैंने बताया था कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर ये दोनों फिनोमेना आपकी डोमिनेंट होती हैं, जबकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो इतना हाई होता है कि वो इन दोनों
जो ये दो घटनाएं जो हैं इन दोनों का जो टॉर्क है उससे वो ओवर जाता है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग टॉर्क ही इसमें इतना क्रिएट होता है कि ये दोनों घटनाएं इफेक्ट ही नहीं डाल पाती, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये आपके टॉर्क क्रिएट करती हैं कुछ, ठीक है। तो जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो टॉर्क है वो हाई इतना होता है कि वो इन दोनों घटनाओं से ओवर जाता है, ठीक, ओवरकम हो जाता है। लेकिन जो SCIM, ठीक है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसके अंदर ये टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम होता है। उसके कारण क्या होगा, आपको स्टार्टिंग टॉर्क कम होने के कारण आपका जो ये क्या है, सीवर हो जाती है फिर, ठीक है, क्योंकि इनका जो स्टार्टिंग टॉर्क है और जो आपका मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क बन रहा है उससे यदि ये ज़्यादा है तो वो मोटर को स्टार्ट नहीं होने देंगे, ये टॉर्क आपको जो मोटर को एक्सीलरेट नहीं होने देंगे। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कॉगिंग, ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्रॉलिंग, ठीक है। तो कॉगिंग क्या होती है दोस्तों, कॉगिंग फिनोमेना क्या है? तो कॉगिंग फिनोमेना को मैं सिंपल डिफाइन कर सकता हूँ, लॉकिंग टेंडेंसी, मैग्नेटिकली, मैग्नेटिक लॉकिंग, मैग्नेटिक मैग्नेटिक लॉकिंग टेंडेंसी बिटवीन रोटर एंड स्टेटर स्लॉट, इस तरह मैं डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। आपके जो यदि आपके जो नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स नंबर ऑफ रोटर स्लॉट्स के बराबर है या इंटीग्रल मल्टीपल में है, ध्यान देना दोस्तों, स्टेटर और रोटर स्लॉट आपके इक्वल हैं और इंटीग्रल मल्टीपल में हैं, तो क्या होगा, तो ऐसा होने से क्या होगा, इसके अंदर जो ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ रिलक्टेंस, जो रिलक्टेंस का वेरिएशन होगा स्टेटर और रोटर के बीच में, उससे क्या होगा, इन दोनों के बीच में, स्टेटर और रोटर स्लॉट के बीच में आपका मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिकली अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। उस मैग्नेटिकली अट्रैक्शन फोर्स के कारण ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, स्टेटर और रोटर स्लॉट, और वो जस्ट लाइक इस तरह होगा कि इन दोनों के बीच में क्या होगी, मैग्नेटिक लॉकिंग होगी, ठीक है, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई। मैग्नेटिक लॉकिंग का मतलब है जो स्टेटर स्लॉट्स ने रोटर स्लॉट्स को पकड़ लिया, उसको मैग्नेटिकली लॉक कर लिया, तो इसके कारण क्या होगा, आपका रोटर रोटेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके बीच में तो हाई अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है ड्यू टू द मैग्नेटिक लॉकिंग। और ये मैग्नेटिक लॉकिंग क्यों आ रही है, फॉर द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटर एंड रोटर स्लॉट्स के कॉम्बिनेशन पर। तो इससे क्या होगा कि जो आपका ये जो टॉर्क बनेगा इस अट्रैक्शन के कारण, और यदि आपको मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है, जो रोटर के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क बन रहा है, वो यदि कम है, किससे कम है, इस अट्रैक्शन वाले फोर्स से कम है, तो मोटर का जो रोटर है इसे ओवर नहीं पाएगा, ठीक है, और वो क्या रह जाएगा, वो कांस्टेंट रह जाएगा, कोई मोशन उसके अंदर नहीं आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, रोटर विल नॉट स्टार्ट, रोटर विल नॉट स्टार्ट, आपका रोटर स्टार्ट ही नहीं होगा और आपका कोई इसके अंदर आपको प्राप्त नहीं होगा, मोटर आपकी कांस्टेंट ही रह जाएगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, फॉर द इक्वल नंबर ऑफ स्टेटर एंड रोटर स्लॉट्स और इन इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। यदि ये ऐसा है तो मैग्नेटिक लॉकिंग टेंडेंसी होगी आपकी स्टेटर रोटर स्लॉट्स के बीच में, और उसमें हाई अट्रैक्शन फोर्स दोनों के बीच में काम करेगा, और ये फोर्स इतना ज़्यादा होगा कि जो मोटर में जो स्टार्टिंग टॉर्क बन रहा है रोटर के अंदर, TST जो बन रहा है, उससे भी ज़्यादा होगा ये अट्रैक्शन फोर्स, तो उससे यदि ज़्यादा होगा TST से, तो आपकी मोटर स्टार्ट नहीं हो पाएगी। अब क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए मैंने बताया था स्क्वीइंग अपन करते हैं टू रिड्यूस कॉगिंग, ठीक है। एक तो मैं क्या करूंगा, जब मोटर डिजाइन करूंगा उस समय स्टेटर और रोटर स्लॉट का ऐसा कॉम्बिनेशन में नहीं लूंगा कि आपकी कॉगिंग हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब मैं उनको इक्वल नहीं रखूंगा, ना ही इंटीग्रल मल्टीपल में रखूंगा, ठीक है। स्टेटर रोटर स्लॉट नॉट इक्वल्स टू स्टेटर, ठीक है, और इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल में भी मैं नहीं लूंगा, ना तो इनको बराबर लूंगा ना इनको इंटीग्रल मल्टीपल में लूंगा, इसको रिड्यूस करने का। दूसरा स्क्वीड, SKEWING, स्क्वीड रोटर, स्क्वीड रोटर में जो बना रहा हूँ, जो मैंने कुछ तिरछी जो एल्यूमिनियम कॉपर की वार्स हैं जो एंडरिंग से शॉर्ट सर्किट है, उनको मैं रोटर एक्सिस में ना लेके कुछ स्क्वीइंग उनकी मैं करता हूँ। उस स्क्वीइंग करने से भी जो इनकी मैग्नेटिक लॉकिंग टेंडेंसी है वो रिड्यूस होती है, और वो रिड्यूस होने से आपकी जो मोटर का
रोटेशन आपका होता है, क्योंकि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो आपके कम लगेंगे इनके बीच में, और कम लगने से आपकी मोटर स्टार्ट होने लग जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, कॉगिंग फिनोमेना क्यों होती है, ड्यू टू द स्टेटर और रोटर स्लॉट्स के पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बराबर हो सकते हैं या इंटीग्रल मल्टीपल में हो सकते हैं, तब ये घटना आपकी होगी, ठीक है। और इसके कारण आपका रोटर विल नॉट स्टार्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा, आपका रोटर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, आपका रोटर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द मैग्नेटिक लॉकिंग टेंडेंसी, इसके कारण ये होगी। और ये मोस्ट फीवर किस में होगी, स्पायरल केज इंडक्शन मोटर के अंदर होगी, और उसमें SRIM के अंदर ये नहीं होगी, क्योंकि उसका टॉर्क ज़्यादा है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन फोर्सेस से भी ज़्यादा है TST, तो ये उससे कोई इफेक्ट उस पर नहीं डाल पाएगा। दिस इज अ कॉगिंग फिनोमेना इन इंडक्शन मोटर, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे